नमस्कार। संडे स्पेशल में किसी खास स्पेशल मुद्दे पर बात करने का हमारा हर बार का प्रोग्राम रहता है और कोशिश ये करते हैं कि ऐसे मुद्दे को उठाया जाए जो सामान्य मीडिया जिसको नहीं उठा रहा है। हो सकता है कि उस क्षेत्र के मीडिया ने उसको प्रमुखता से लिया हो, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में, राष्ट्रीय परिदृश्य में उस घटनाक्रम का क्या महत्व है, इसके बारे में डिस्कस किया जाना, विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। अभी जैसे एक घटनाक्रम हुआ है कि जो साउथ के फिल्म अभिनेता हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिसे थलापति विजय भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है, TVK, जिसका मतलब है, अगर तमिल में बात करें तो तमिलगा वेत्तरी कजगम, और अगर इसका हिंदी रूपांतरण की बात करूं तो तमिलकम विजय महासंघ। एक तरीके से सुपरस्टार फिल्म अभिनेता थलापति विजय के फैंस का एक संगठन है ये। वो जानते हैं कि 70,000 से अधिक फैन क्लब उनके पूरे तमिलनाडु में हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में विजय एक बड़ा नाम है। आज के युवा उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अपेक्षाकृत अन्य सुपरस्टार से कम उम्र भी हैं, केवल 51 ईयर के हैं। 1974 का उनका जन्म है। उनके पिता चंद्रशेखर फिल्म निर्देशक रहे और विजय ने 1984 में एक बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर रही थी। उसके बाद उन्होंने एक से एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हैं, जिसके बारे में बात करना मैं आज उचित नहीं समझता। आज बात करने जा रहे हैं उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में हुआ क्या है। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मों का, वहां की तमिल फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। स्टालिन के, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके जो फादर थे स्वर्गीय करुणानिधि, बहुत बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री भी रहे। तमिलनाडु के DMK जैसी बड़ी पार्टी का उन्होंने बहुत बड़ा विस्तार किया। वो भी फिल्मों से जुड़े रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखा करते थे, फिल्मों में कहानियां लिखा करते थे। MGR इतना बड़ा नाम हुआ, MG रामचंद्रन, सुपरस्टार फिल्मों के, जैसे कि हमारे यहां देवानंद या दिलीप कुमार, कुछ इस तरह का दर्जा उनको प्राप्त था वहां पर। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई AIADMK, जिसे बाद में जयललिता, जो उनकी बहुत करीबी थी, दोनों के बीच में रिश्ता क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने MGR की लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया। जयललिता भी बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। 70 के दशक की शुरुआत में और 60 के दशक के अंत में वो फिल्मों में आई। बॉलीवुड की फिल्मों में भी उन्होंने कई काम किया। धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म में अभिनेत्री के रूप में जयललिता नजर आई थी। कुछ फिल्में एक दो और भी की थी उन्होंने, लेकिन तमिल फिल्मों में जयललिता बड़ा नाम था। आपको याद होगा कि जयललिता की लाइफ पर कंगना रनौत ने कुछ साल पहले भी फिल्म भी बनाई थी एक। तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री का तमिल की राजनीति पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव रहा है। और जो तमिलनाडु के फिल्म प्रशंसक हैं, वो अपने नायकों को, नायिकाओं को भगवान की तरह पूजते हैं, मंदिर बना देते हैं उनके। इवन नॉर्थ इंडिया के भी कुछ स्टार अगर साउथ में गए, जैसे नगमा थी फिल्म अभिनेत्री, तमिल फिल्मों की सुपरस्टार साबित हुई, लंबे समय तक रही, बॉलीवुड में नहीं चली, सलमान खान के साथ बागी फिल्म में आई थी, लेकिन उसके बाद तमिल फिल्मों में गई, बड़ा नाम हासिल किया। खुशबू सुंदर तमिल फिल्मों में गई, बड़ा नाम हासिल किया, वहां के सुपरस्टार सुंदर से शादी की खुशबू ने। तो इन लोगों के भी मंदिर बन गए वहां पर। तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में यह प्रचलन है कि जो भी प्रसिद्ध हो जाता है उसके मंदिर बना देते हैं उसके प्रशंसक, और यही वहां पर होता रहा है। और इसी वजह से वहां की राजनीति पर इसकी छाप रही है। ये जो करुणानिधि का परिवार है, स्टालिन का परिवार है, इनका भी फिल्मों से बड़ा करीब का नाता है। फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, फिल्में बनाते हैं ये लोग, कई फिल्में इन लोगों ने बनाई हैं, टीवी चैनल्स हैं इनके। तो वहां की जो राजनीति है, पैसे का, नाम का, धन दौलत का, धन कुबेरों का, फिल्म स्टारों का, वहां की राजनीति में जबरदस्त प्रभाव रहा है। और यही वजह है कि विजय, थलापति विजय जिन्हें अब कहा जाता है, हालांकि उनका नाम जोसेफ विजय है, उनका जो अपना एक ऑरा है उसको वो कैश कराने के लिए राजनीति में आए हैं। एक काम विजय ने बढ़िया किया था, इस पार्टी का ऐलान उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही कर लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कहा कि नहीं साहब, हम कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इससे पहले कमल हसन ने अपनी पार्टी बनाई थी, उन्होंने चुनाव लड़ने की जल्दी की थी, सब लोग हार गए थे, लेकिन वो अपनी तरह अपनी जगह संयमित रहे हैं।
विजय ने कहा कि हमारा असली लक्ष्य है 2026 का विधानसभा चुनाव जीतना। एमके स्टालिन के खिलाफ उन्होंने झंडा उठाया हुआ है। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मुझे 70-75 साल का हो जाने के बाद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मेरे बेटे को इतनी उम्र ना देखनी पड़े। अगर अब की बार डीएमके की सरकार बनती है तमिलनाडु में फिर से, जिसकी अभी उम्मीद नजर आ रही है कांग्रेस के साथ गठबंधन में, तो आप देख लीजिएगा कि उदयनिधि स्टालिन आपको मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। इसको ब्रेक करना चाहते हैं विजय को ऐसा लग रहा है कि जो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी है, जयललिता की जो पार्टी हुआ करती थी एडीएमके, आप सब लोग जानते हैं कि बिखरी हुई है। पलानी स्वामी अलग हो गए, पन्नीर सेल्वम अलग हो गए, कोई डीएमके के साथ मिल गया है, कोई बीजेपी के साथ मिल गया है। तो दोनों के बीच में इस तरह का एक अंदरूनी उठापटक चल रही है कि उसकी वजह से यह स्पष्ट नहीं है कि डीएमके को इस बार चैलेंज कौन करने जा रहा है, और विजय चैलेंजर की भूमिका में आना चाहते हैं। विजय ने, कुछ लोगों ने यह कहा कि आने वाले समय में विजय बीजेपी और एआईडीएमके के साथ आ सकते हैं, यानी कि जयललिता की पार्टी के साथ आ सकते हैं। लेकिन विजय का कहना है कि बीजेपी मेरी वैचारिक प्रतिद्वंदी है और डीएमके मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, यानी स्टालिन को बाहर करना है लेकिन बीजेपी की मदद भी नहीं लेनी है। यह विजय का अपना एक थीम है। अब देखिए, फिल्म स्टार जो होते हैं थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। इन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस भी रहता है कि इनके साथ जनता खड़ी हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि विजय ने शनिवार से एक यात्रा शुरू की है, जिसे शायद दिसंबर तक चलाया जाएगा अलग अलग पड़ाव में। त्रिची एक बहुत फेमस स्थल है, वहाँ का शहर है तमिलनाडु का, वहाँ से उन्होंने इसकी कल शुरुआत की। और जो उन्होंने अपना रोड शो किया वो मेरे ख्याल में 8 किलोमीटर के करीब का उसने सफ़र तय किया, अलग अलग इलाकों से वो गुजरा। 5 घंटे लगे उस रोड शो में उन्हें, और एक चार्टर प्लेन से सुबह 9:30 बजे वो त्रिची पहुंच गए थे। और इतनी भयंकर भीड़ वहाँ पर थी। मैंने एक रिपोर्ट वहाँ के तमिलनाडु के एक पत्रकार हैं उनसे मंगवाई है अभी व्हाट्सएप पर, कि इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी वहाँ पर उन्हें देखने के लिए कि लोग एक दूसरे के ऊपर टूटे पड़ रहे थे। कई महिलाएं बेहोश हो गई, फेंट हो गई। कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री ज़बरदस्त हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी भीड़ उन्हें सुनने के लिए आई। उनके लिए एक विशेष बस बनाई गई थी जो लाल और पीले रंग की है। लाल और पीला रंग टीवी के जो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है उसका थीम रंग रखा गया है, उसी का पटका उन्होंने गले में डाला हुआ था विजय ने। और उस शानदार बस के ऊपर वो आ रहे थे बार बार अपने लोगों को संबोधित करने के लिए। कई जगहों पर बोले, वो लोगों का कहना है कि बोले तो बहुत कम, 18 मिनट के 20 मिनट के करीब उन्होंने स्पीच दी, लेकिन सॉलिड बोले, अपने मुद्दों पर बोले। उन्होंने ये कहा कि जो डीएमके की सरकार आई थी स्टालिन की 2021 में, उन्होंने ये कहा था कि हम बिजली के बिल कम कर देंगे, बच्चों के एजुकेशन लोन माफ कर दिए जाएंगे, 40% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को नौकरियों में, 2 लाख सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी हैं उनको भरा जाएगा। इनमें से कितनों को आपने पूरा किया? 505 इस तरह के वायदे डीएमके की सरकार ने किए थे। ये बात उन्होंने सबके सामने कही। बात तो सही है। और उन्होंने एक बात और भी कही कि भाई बहुत सारी घोषणाएं हम भी करेंगे, हम भी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में हम उन्हीं बातों को शामिल कर रहे हैं जिनको हम पूरा कर सकें। हालांकि विजय की इस बात पर मुझे थोड़ी सी हंसी आई, जैसे कि उन्होंने कहा कि राज्यपाल का सिस्टम खत्म होना चाहिए, कि साहब राज्यपाल नहीं होने चाहिए। तो अब ये तो विजय के हाथ में नहीं है, ये तो भारतीय यूनियन का, भारतीय संघ का बनाया हुआ सिस्टम है, हमारे संविधान का सिस्टम है, प्राचीन समय से, बहुत समय से चला आ रहा है। तो वो इस तरीके से क्या कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं ऐसा कर पाना संभव है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश ये है कि वो डीएमके और एडीएमके से अलग नजर आए। मुझे पता नहीं, उनको जो देखकर कुछ कुछ याद आ रहा है कि कहीं वो प्रशांत किशोर या फिर अरविंद केजरीवाल तो बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं ऐसा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, विजय निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय अभिनेता है, लाखों की संख्या में उनके फैंस हैं, बड़ी अच्छी फिल्में हैं, मैंने भी 1-2 फिल्में उनके देखी हैं जो डब होकर हिंदी में आई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। इन 234 विधानसभा सीटों के लिए अच्छे प्रत्याशियों का चयन करना सबसे बड़ी चुनौती है।
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डीएमके, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीजेपी, जो भी अन्य छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनसे छोड़कर आपके पास आएंगे, आप उन्हें टिकट देंगे। बहुत बड़ा एक चुनौती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में केवल 70 लोगों को टिकट दिए थे, उनमें से आधे से अधिक फ्रॉड निकले। किसी के खिलाफ कुछ केस हो रखा था, किसी के खिलाफ कुछ हो रखा था, उन सबको बाद में अरविंद केजरीवाल ने टिकट बदले। और अभी भी कई ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिन्हें टिकट देकर खुद आम आदमी पार्टी पछता रही है कि इनको मैंने टिकट क्यों दे दिए। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के टिकट तो बदले जाने ही थे और बदले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी सही टिकट नहीं दिए जा सके। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो विजय के सामने होगा वो यही होगा कि वो क्या ऐसा करें, प्रत्याशियों का चयन कैसे करें। अकेले नहीं कर सकते हैं, एक टीम बनानी होती है, और राजनीति में उस टीम का जमीनी स्तर से, जिला स्तर से और राज्य के स्तर तक एक चैनल में बने होना बड़ा आवश्यक है। तभी आप टिकट रिकमेंड कर सकते हैं, लोगों की स्क्रूटनिंग कर सकते हैं, बूथ पर अपने एजेंट्स बना सकते हैं, घर घर तक जाकर संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है। वैसे तो अपने भाषण में उन्होंने कहा भी, और ये बड़ा इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला विजय ने, उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं पैसा बहुत कमा चुका हूं, पैसा कमाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूं, और मेरे राजनीतिक शत्रु भी ये जानते हैं कि मेरा जनता से कितना लगाव है, वो इसलिए मुझ पर हमला बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रतिद्वंदी जो हैं उनके बारे में भी जब मैं बोलता हूं और बड़ी इज्जत से बोलता हूं तो भी उनको गलत लगता है। उनका डीएमके की तरफ शायद संभवतः इशारा था। तो अब मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा नहीं है कि विजय पहले सुपरस्टार हैं जो राजनीति में आए। अभी कमल हसन आए थे। कमल हसन ने 2018 में अपनी पार्टी बनाई थी, मक्कल निधि मय्यम, एमएनएम जिसको कहते हैं, और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 3.72% यानी कि 3.72% वोट शेयर भी मिला था। और विशेष रूप से चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरई जैसे शहरों में, शहरी क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए थे और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में कमल हसन कोयंबटूर साउथ सीट से खुद चुनाव लड़े थे और भाजपा की प्रत्याशी से 1540 वोटों से हार गई थी। वो जो वनीति श्रीनिवासन है उनसे हार गए थे। तो कमल हसन इतने बड़े सुपरस्टार अपने समय के रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे नहीं ले जा सके। अब देखिए ना, उन्हें कि कांग्रेस और जो डीएमके है उनके सहयोग से उन्हें राज्यसभा में भेजा गया, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो सीट है वो भी अपने दम पर कमल हसन नहीं जीत पाए। तो क्या विजय ऐसा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने मुझे कुछ इसके जो आंकड़े हैं उन्होंने मुझे भेजे हैं कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। उनका यह कहना है कि 3 बिंदु उन्होंने दिए हैं मुझे मुख्य रूप से। पहला तो उन्होंने कहा है कि मतों का विभाजन। विजय द्रमुक के सत्ता विरोधी वोटों और एआईएडीएमके के विभाजित वोटों को अपनी ओर खींचते हैं तो त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है। इससे चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं और यह संभव है कि द्रमुक कम वोटों के साथ भी अपनी जीत दर्ज कर ले, जैसा कि कई बार त्रिकोणीय मुकाबलों में होता है। उनका यह कहना है कि अगर वोट डिवाइड होते हैं बीजेपी में, एआईएडीएमके में और विजय की पार्टी में, तो डीएमके को फिर से सत्ता में आने का मौका मिल जाएगा और लाभ इसी का ही होगा। उनका यह मानना है कि विपक्ष को मिलकर के लड़ना चाहिए, तभी वो डीएमके को हटा सकते हैं। तीसरे मोर्चे की भी बात उन्होंने कही कि विजय एआईएडीएमके के साथ संभावित गठबंधन पर विचार कर सकते हैं और यदि दोनों दल एक साथ आते हैं तो यह द्रमुक के लिए यानी कि डीएमके के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है, क्योंकि विजय की लोकप्रियता और एआईएडीएमके का संगठनात्मक ढांचा पूरे ही तमिलनाडु में फैला हुआ है। विजय, तीसरा जो उन्होंने मुद्दा लिखा है कि विजय अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदलने में विफल रहते हैं और उनकी पार्टी एक छोटे खिलाड़ी तक ही सीमित रह जाती है, यानी कि जो छोटा प्लेयर होता है बहुत फील्ड का, तो उसमें मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में ही हो जाएगा। तो उनके ऑप्शंस मुझे लगता है कि काफी हद तक सही नजर आते हैं। विजय के लिए सबसे बड़ा आवश्यक ये होगा कि अपना संगठनात्मक ढांचा बनाएं, उसके बाद टिकटों के लिए जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनको स्क्रूटनिंग की जाए और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाए, जो कि आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास एक क्या कहना चाहिए कि दिल्ली में एक जनता के बीच में जो शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ
3 बार से लगातार सीएम बन रही थी, जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका जबरदस्त प्रभाव था। लेकिन डीएमके के प्रति तमिलनाडु के लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी है, ऐसा अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज भी वहां के राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि इस बार भी जो एज है वो डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन पर ही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अगर बीजेपी इसमें इनिशिएट करे, अमित शाह या नरेंद्र मोदी खुद इनिशिएट करें और विजय को अपने पाले में मिला लिया जाए, तो फिर डीएमके की राह कठिन हो सकती है। वरना अलग अलग होकर के अगर ये सब लोग लड़ेंगे तो डीएमके को सत्ता में आने से रोक पाना इस बार मुझे संभव नजर नहीं आता है। देखते हैं विजय अपने इस विजय रथ को कितना आगे लेकर के जाते हैं। अभी तो कुछ महीने बाकी हैं और विधानसभा चुनाव में भी 5-6 महीने बाकी हैं। हमारी इस पर लगातार नजर बनी रहेगी और दक्षिण भारत की राजनीति पर हमारी नजर बनी रहती है। हमने एक एपिसोड एआईएडीएमके और बीजेपी के संबंधों पे भी अभी हाल ही में किया था, जिसे बड़ा पसंद किया आप सब लोगों ने। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले रविवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।